बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश एक्सरसाइज में यानी इंग्लिश ग्रामर क्विज़ एक्सरसाइज सेम चीज़ें हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स का टेस्ट नंबर 10 अपलोड कर रहे हैं। आज का जो टेस्ट है वो है जी फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन जो है वो अपने सूटेबल प्रपोजिशन जहाँ पे लगनी है वो लगानी है। तो बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। आज का जो टेस्ट का जो सेंटेंस है वो है जी 46 यानी 45 इससे पहले हम अपलोड कर चुके हुए हैं। बहुत सिंपल सा टेस्ट है। दे रैन ब्लैंक स्पेस द रोड। अब व्यूअर्स, जब भी आपने फिल इन द ब्लैंक्स की ऑप्शन को करना है ना, तो सबसे पहले आपकी पहले स्टेप में आपके कॉमन सेंस में ये चीज़ आ जानी चाहिए। आपको मतलब समझ आ जाएगा आगे ब्लैंक स्पेस में जो भी लगना है कि वो उन्होंने सड़क क्रॉस करके भागे, यानी सड़क के ऊपर भागना, सड़क के साथ साथ भागना भी है। लेकिन 50% आपको समझ आ गई। अब 20% मज़ीद समझ आएगी जब वो 3 ऑप्शन हमारे सामने आएंगी, ऑफ, अक्रॉस और ऑन। अब अगर अलांग होता बीच में तो फिर कुछ और मीनिंग होता, फिर सेंस भी देखनी है कि भाई ये किस सेंस में बात हो रही है। ऑफ द रोड, अक्रॉस द रोड और ऑन द रोड। सड़क के ऊपर तो भाग नहीं सकते, ऑफ द रोड भी इतनी कॉमन सेंस नहीं है। दे रेन अक्रॉस द रोड यानी वो सड़क को उन्होंने जो है वो पार किया। ज़्यादा जो ऑप्शन है वो जो अथेंटिक ऑप्शन लगेगी वो होगी अक्रॉस। दे रेन अक्रॉस द रोड, तो जो अक्रॉस है ये हमारी ऑप्शन ठीक है। दे रेन अक्रॉस द रोड, वो सड़क के उस पार भाग गए। यानी देखें ना, अगर सपोज़ मेरा घर अगर सड़क के एक तरफ है और दूसरी तरफ सड़क की दूसरी तरफ है, तो मैं कहूँगा मेरा सड़क के उस पार घर है। ठीक है। नेक्स्ट है जी नंबर 47, जो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 47 है। देयर इज़ समथिंग ब्लैंक स्पेस द टेबल। अब यहाँ पे मुझे कॉमन सेंस कह रही है कि भाई देयर इज़ समथिंग, हो सकता है कि ऑन द टेबल, बिलो द टेबल, अंडर द टेबल, beneath द टेबल। यहाँ तक तो मैंने अपना जो है वो गैस कर लिया। अब जब 3 ऑप्शन मेरे सामने आएंगी तो फिर मुझे गैस करने में आसानी होगी। इन द टेबल, इन जो है वो 4 दीवारी के लिए, बाउंड्री के लिए यूज़ होता है, लिहाजा टेबल की बाउंड्री को हम वो बाउंड्री नहीं कंसिडर कर सकते जिस तरह कोई पार्क वगैरह की बाउंड्री होती है। टू भी सेंस नहीं बन रही। देयर इज़ समथिंग अंडर द टेबल, अंडर वाली ऑप्शन को आप जो है ना वो करेक्ट कर लें, यानी वहाँ मेज़ के नीचे कुछ है। देयर इज़ समथिंग अंडर द टेबल, क्योंकि इन और टू इतनी स्ट्रॉन्ग सेंस नहीं बन रही। आपको थोड़ा सा मैं जब प्रेपोजिशन के जो है ना वो मज़ीद लेक्चर अपलोड करूँगा तो उसमें बताऊँगा कि जब सेंस बनानी है तो उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड ज़रूर देखना है हमने। नेक्स्ट है जी 48 में, देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है। दे आर प्लेइंग ब्लैंक स्पेस द पार्क। यहाँ तक मेरी इतनी कॉमन सेंस 50% डेवलप होगी कि दे आर प्लेइंग, पार्क में खेल रहे हैं। अपनी ज़ुबान में मैंने अंदाज़ा लगा लिया। आगे मैं मज़ीद अंदाज़ा लगाऊंगा कि इन, टू और फार की जो प्रपोजिशन आ रही हैं इनमें से किसको चूज़ करना है। दे आर प्लेइंग फॉर द पार्क, वो पार्क के लिए खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग फॉर द पार्क, ये सेंस थोड़ी सी डेवलप हो रही है 10%, लेकिन मेरे जहन में आ रहा है कि भाई दे आर प्लेइंग फॉर द पार्क, अगर पार्क के लिए खेलना है तो फिर कोई चैरिटी शो हो रहा होगा, तो इतना स्ट्रॉन्ग सेंस नहीं बन रही, क्योंकि जो है ना वो दे आर प्लेइंग टू द पार्क, वो पार्क की तरफ खेल रहे हैं, यानी खेलते खेलते पार्क की तरफ जा रहे हैं, या कोई 10-20% सेंस बन रही है, लेकिन इसमें बड़ी गड़बड़ हो रही है, मैस हो रहा है। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, ये सेंस बन रही है कि दे आर प्लेइंग इन द पार्क। इन वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट कर लें, वो पार्क में खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन द पार्क। व्यूवर्स, यहाँ पे 1-2 चीज़ें आपने ये ज़हन में रखनी है कि बाज़ औक़ात कभी 2 चीज़ें भी जो है ना वो दूसरी चीज़ भी क्लोज़ हो जाती है, तो अगर 50% भी क्लोज़ हो तो भी जो है ना वो बात मानी जा सकती है। लेकिन हमने ये देखना है
कि यहाँ पे मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं इसलिए साथ लगा रहा हूँ ताकि ये चीज़ हमारी सेंस क्लियर हो जाए कि जो तीनों में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हिट कर रही है वो इन द पार्क, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, यानी एक बाउंड्री है उसको हम पार्क बोलेंगे, उस पार्क के अंदर हम खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। लेकिन अगर कोई ऐसी सेंस बनानी है कि वो पार्क के लिए खेल रहे हैं, वो हॉस्पिटल के लिए खेल रहे हैं, तो फिर उसके लिए थोड़ी सी एक सेंटेंस में उसका एक बैकग्राउंड ऑप्शन शो करना बड़ा ज़रूरी होगा। अदरवाइज़ जो है वो हमारी कॉमन सेंस जो है वो जाएगी कि इन द पार्क क्यों की चीज़ होगी। लेकिन बारकैफ उस तरफ भी जो है ना जिसमें हमने पीछे कुछ थोड़ा सा पहले कंटेक्स्ट देना है और उस कंटेक्स्ट के मुताबिक जवाब देना है, वो भी एक जो है ना वो सीरीज़ में मैं मेंशन किया करूँगा। नेक्स्ट है जी, ये तो हो गया दे आर प्लेइंग इन द पार्क। आगे है हमें देखने को क्या मिल रहा है, मिलने लगा है कैन यू जंप ब्लैंक स्पेस द वॉल। बात मेरे जहन में आ चुकी है कि जी फ़िक्रा क्या बोलने जगह कि भाई क्या आप जंप लगा सकते हैं दीवार के ऊपर से, क्योंकि ना तो दीवार के अंदर से जंप लगानी है ना दीवार के नीचे से जंप लगानी है। बाकी ऑप्शन जो है वो प्रेपोजिशन देख लेते हैं। हमें तो 3 प्रेपोजिशन मिल रही हैं, ऑन, विद और ओवर। जंप ऑन द वॉल यानी दीवार में खड़ा हूँ, दीवार के ऊपर ही जंप लगानी है, इतनी सेंस नहीं बन रही, क्योंकि मैं अगर दीवार के ऊपर ही मैंने जंपिंग करनी शुरू कर देनी है तो फिर मैं जो है वो दीवार के ऊपर जंप लगाने का क्या मकसद है कि मैं भागते आ रहा हूँ। तो जंप विद द वॉल यानी दीवार ने भी जंप लगानी है और मैंने भी जंप लगानी है, ये भी सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, जो ज़्यादा चीज़ जो हिट कर रही है वो ओवर द वॉल यानी मैं भागता आ रहा हूँ और मैंने जंप लगाई और दीवार से ऊपर फलांग के निकल गया। अगर लगा सका तो ठीक है, नहीं तो गिर गया। लेकिन ओवर द वॉल यानी दीवार के ऊपर से, यानी दीवार के ऊपर से मैंने जंप लगा सकता हूँ, तो ओवर वाली ऑप्शन जो है वो ज़्यादा हिट कर रही है कि आप दीवार को फैलांग सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कैन यू जंप ओवर द वॉल। जंप ओवर द वॉल, ये ओवर जो है ना वो ज़्यादा यहाँ पे इसका जो है ना वो सूटेबल वर्ड्स है। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि जंप ऑन द वॉल, जंप दे आर जंपिंग ऑन द बेड, वो बेड के ऊपर से ऊपर जंप कर रहे हैं, यानी खड़े हुए और ऊपर ही वहीं पे जंप करना शुरू कर दिया है। लेकिन जब सेंस बना रही है कि कैन यू जंप ओवर द वॉल, तो फिर ये ज़्यादा होता है कि बंदा एक दीवार के ऊपर चढ़ के उसने जंपिंग नहीं करनी, बल्कि दीवार को जंप करना है किस तरह, फैलांग के। तो ये ओवर द वॉल ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट है जी, इसमें भी बहुत एक्सेप्शन ज़रूर होंगी थोड़ी सी, उसमें भी हम आएंगे। आगे है जी नंबर 50। यहाँ पे देखें हमें क्या सीखने को मिलता है। यू शुड हैव पेड ब्लैंक स्पेस लंच। अब यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन पहले देखते हैं जी, अब प्रेपोजिशन कौन कौन सी हैं, फॉर, टू और एट। यू शुड हैव पेड एट लंच। पेड एट लंच यानी लंच के वक्त पेड करना चाहिए था, ये भी कोई सेंस नहीं है। देखा जा सकता है लेकिन सोचा जा सकता है, लेकिन पेड एट लंच, अब लंच जो है वो खाने वाली जगह, कोई जगह तो नहीं है यहाँ तो होगी, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो ये होता है कि लंच जो है वो हम दोपहर के खाने को बोलते हैं। पेड टू लंच, ये भी नहीं ठीक। पे फॉर यानी पे फॉर होता है किसी चीज़ के लिए अदायगी करनी, पे फॉर, यू शुड पे फॉर समथिंग यानी किसी चीज़ के लिए पेमेंट करनी। तो ये पेड फॉर वाली ऑप्शन जिनका ऑप्शन है वो ठीक है। टू और एट जो है वो इतनी सेंस नहीं बन रही। आपको लंच के पैसे देने चाहिए थे, यू शुड हैव पेड फॉर लंच। पेड फॉर लंच ये भी यहाँ पे रखे ज़हन में, पेड फॉर द लंच नहीं होना था, पेड फॉर लंच यानी जो खाने वाले जो होते हैं ना मील वगैरह, इनके साथ आर्टिकल दा नहीं लगता। यू शुड हैव पेड फॉर लंच, आपको लंच के पैसे देने चाहिए थे, तो यहाँ पे फॉर की ऑप्शन होगी। टू और एट इतनी नहीं। व्यूअर्स यहाँ पे जो है ना वो मैं प्रेपोजिशन में एक जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, जिसमें छोटी छोटी जो है ना वो कॉमन सेंस वाली चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लेन की जाएँ, ताकि प्रेपोजिशन को अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रेपोजिशन में बहुत अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं।